इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर भाग 2। इसमें हम औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल के बारे में पढ़ेंगे कि उनको खोजा कैसे गया था। पड़ताल का मतलब होता है खोजना, चाहे कहीं हो चाहे उसको बसाना भी हो सकता है। इसका मतलब औपनिवेशिक रिकॉर्ड और शहरी इतिहास। यहाँ पर टॉपिक से समझिए आप, औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल। चलिए भाई, खोजबीन छानबीन करते हैं, खोजते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ना। जिस तरह हम एक शहर से दूसरे शहर एक तलाश में जाते हैं कि जिंदगी वहां पर बेहतर मिलेगी और ज्यादा हमें लाइफ स्टाइल जीने को मिलेगा और बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी वहां पर मिलेंगे, ये सोच कर जाते हैं। जिसमें औपनिवेशिक रिकॉर्ड, जो अंग्रेज थे उनका रिकॉर्ड, रजिस्टर और शहरी इतिहास, और जो शहर बसा उस शहर का इतिहास, और जो शहर विलुप्त हो गया, गायब हो गया, उसका भी इतिहास। देखिए यहां पर कितना चीज पढ़ने को मिलता है। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। समझना, यहाँ पर औपनिवेशिक शासन जो था बेहिसाब, मतलब इसका कोई हिसाब नहीं है। बेहिसाब आंकड़ा और जानकारी, मतलब इतना है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है। अंग्रेजों ने अपने व्यवसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार बहुत ज्यादा किया। विस्तार, ब्यौरा रखा था, विस्तार भी किया, लेकिन विस्तार जो किया था उसके बारे में लिख कर भी रखा था, ब्यौरा रखा था। भैया चलो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या किए थे, सब लिख कर रखो। तो साफ बताया जाता है कि उन लोगों ने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया तो उसका ब्यौरा भी रखा था, मतलब लिखा पढ़ी कर अपना दस्तावेज रिकॉर्ड भी रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति। अब देखो, शहर बसेगा तो जीवन तो उसमें आएंगे, मतलब लोग तो घुसेंगे उसमें, नौकरी के तलाश में, काम के तलाश में, खाने के तलाश में, चाहे कुछ भी चीज के तलाश में, कुछ खरीदने के तलाश में, वहां पर व्यापार करने के तलाश में आएंगे ना जी। तो वैसे लोग आए, शहर बसे और शहरों में जीवन की गति बढ़ी। दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे और चारों तरफ नजर रखने के लिए वो लोग सर्वेक्षण करते थे, किधर क्या हुआ, कौन घर किधर बसा, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। इसीलिए आज भी देखोगे टाउन में तो हर घर सरकार जानती है चप्पा चप्पा के घर में कौन रहता है, हर घर कौन कौन रहता है कौन नहीं रहता है, सब चीज का नॉलेज है सरकार के पास, हर चीज का रिकॉर्ड है उनके पास। संख्याकी आंकड़े इकट्ठा करते थे, कौन? अंग्रेज लोग, और विभिन्न प्रकार के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे कि भैया यही बात हो सकता है यहाँ पर, दूसरा नहीं होगा। प्रारंभिक वर्षों की बात कर ले, मतलब शुरुआती सालों की बात, तो शुरुआती वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया था कि जब तक मैप ठीक नहीं कुछ ठीक नहीं। अगर हम उस इलाके का मैप बना लेते हैं, अपने टॉपिक जो भी पढ़ना है उसका मैप बना लेते हैं, तो हम बहुत आसानी से पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। लेकिन मैप बनाने के लिए भी तो हमें मेहनत करना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने मैप बनाने पर ही मेहनत किया। इसीलिए आज पटना के जीके जीएस के ऑनर खान सर, वो अभी मैप पर ही पढ़ाते थे, मैप से ही पढ़ाते हैं, और इतना पढ़ाते हैं कि जो लोग मजाक उड़ाते थे आज वही लोग उसी मैप से पढ़ाते हैं। तो इसीलिए जो मजाक उड़ा रहे हैं ना उनको उड़ाने दो, 4 किलो मिठाई एक्स्ट्रा भेज देना उनके पास। मजाक उड़ाया था ना, ले भाई इसका पुरस्कार। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट, समझना यहाँ पर सरकार क्या मानती थी कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। उसकी बनावट और वहां की जमीन कैसी है उसके बारे में नक्शा चाहिए, बिना नक्शा का कुछ नहीं हो सकता है। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सके थे, पूरा बढ़िया से हर चीज कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे, तो नए नए शहर बढ़ने लगे, तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए गए थे। अब देखो, रोजगार के लिए तैयारी तो थी, रोजगार के बाद व्यवसाय कैसे लगेगा उसके बारे में भी लोग सोच रखे थे कि उनका विकास कैसे होगा, उन पर नियंत्रण कैसे होगा, और इन सभी के साथ अपना सत्ता, अपना पार्टी कैसे मजबूत होता है, अपना दल कैसे मजबूत होता है, इस सब का नक्शा उन लोगों ने बना लिया। कि बिना मैपिंग का कुछ नहीं होता है। जब तक हम चाल चलना नहीं सीख लेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। शहरों के जितने भी नक्शे थे
तो शहरों के नक्शे से हमें उस स्थान पर पहाड़ियां, नदियां, हरियाली का पता चलता था कि भैया कहाँ कहाँ नदी गया है, कहाँ कहाँ हरियाली है, जंगल है, कहाँ कहाँ झील है, कहाँ कहाँ पहाड़ी है, कहाँ कहाँ गांव है, सब लिख कर रखते थे ये लोग। ये सारी चीजें रक्षा संबंधी, समझना यहाँ पर, ये सभी चीजें रक्षा संबंधित उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती है, बहुत बढ़िया से काम आती है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके अलावा घाटों की जगह मकानों की सघनता, मतलब मकान कितने घने घने बसे हुए हैं, उनकी गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके के व्यवसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान मतलब टैक्स व्यवस्था, तो टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती थी। समझो, मैप बना लिए तो उसके अलावा देखेंगे कहाँ कहाँ घाट बनल है, वहां पर अपने आदमी खड़ा करेंगे। मकानों की सघनता, कहां पर ज्यादा मकान है वहां पर भी टैक्स लगाओ। और गुणवत्ता, हर चीज की गुणवत्ता पर टैक्स लगता था। सड़कों पे टैक्स लगता था। चलोगे कैसे भैया, जाओगे तो टैक्स दो, नहीं जाओगे तो मत दो। तो ये सब व्यवसायिक संभावनाएं क्या है, उनकी भावनाओं को भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये लोग काम करते थे और सोचते थे कि अपना कराधान मतलब टैक्स व्यवस्था को कैसे ठीक तरीके से करें। तो इसकी भी रणनीति इन लोगों ने बनाई थी, बनाने में मदद मिली थी मैप के वजह से। 19वीं सदी के आखिर से, कब, 1920-30 के करीब में, तो आखिर से अंग्रेजों ने यहाँ पर वार्षिक नगर पालिका कर, समझना यहाँ पर, वार्षिक नगर पालिका कर, मगर नगर में रहने वाले हर लोगों को वार्षिक टैक्स देना पड़ेगा। वही आज भी चलता है कि शहर में रहने वाला हर घर अपना टैक्स देता है, शहर में है। हाँ, ये सही बात है, झूठ नहीं है। टाउन में रहने वाला अपना घर का टैक्स देता है, सोसाइटी का हो तो सोसाइटी टैक्स लगता है और देना पड़ता है, तभी तो सब रोड व्यवस्था, नाला सब ठीक ठीक रहता है ना। आपका ट्रांसफार्मर खराब, तुरंत आदमी आया बनाकर चला गया, कहां से होगा, पैसा नहीं दोगे तो। नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी गई थी कि भैया उन्हीं से पैसा लो, उन्हीं का देखो, उन्हीं पर सब खर्चा कर दो, बस काम खत्म। तो नगर पालिका कर इसीलिए लिया जाता है नगर के विकास के लिए, नगर के भलाई के लिए, अपना भलाई के लिए नहीं। तो ये कोशिश थी। टकराव से बचने के लिए, झगड़ा झंझट शायद होगा, तो टकराव से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थी। अब देखो, टकराव से बच जाए इसलिए भारत के कुछ लोगों को भी अपने में शामिल कर लिया था कि भैया चल तू भी कर, हम भी कमाएंगे, तुम भी कमाएगा, आराम से ऐश करेंगे हम लोग। इसलिए भारत के लोग उनसे मिल गए। आंशिक लोकप्रिय, यहाँ पर समझना कि आंशिक लोक प्रतिनिधित्व, यहाँ पर शब्द देखो क्या है, आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य क्या था, शहरों में जल आपूर्ति, निकासी, पानी का निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी आवश्यक वस्तुओं की जरूरत थी, जो यहाँ पर लोगों की मदद के वजह से नगर में जो कर लगता था उसके वजह से यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ पता जाता है कि आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम, जिसमें आएगा ये सब संस्थानों का उद्देश्य हो, उनका उदय हो, शहरों का विकास हो, जलापूर्ति हो, पानी मिले हर किसी को, नाले के पानी की निकासी हो, सड़क बने और स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। तो इस प्रकार के आवश्यक वस्तु चाहिए, तो इसीलिए पैसा लिया जाता था। तो आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था उन लोगों का काम। दूसरी तरफ हम बात कर लेंगे तो नगर निगमों की गतिविधियां, दूसरी तरफ बात करें तो नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड यहाँ पर पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा था। और हर नगर पालिका का एक अलग रूम होता था जहां पर वो लोग नगर पालिका रिकॉर्ड जमा करके रखते थे। आज भी बहुत सारा इलाका है जहां पर विश्व भर का हर चीज जाकर वहां पर रिकॉर्ड हो चुका है और वहां पर सब चीज सेट है, जिला बाई जिला, थाने बाई थाना, सब चीज रखा हुआ है और कोई छूता भी नहीं है। डरे का छूना यार, बहुत खराब चीज होता है, बहुत स्मेल आता है। वहां पर जब जरूरत पड़ता है तो छानबीन होता है, खुदाई होता है, सब पढ़ते लिखते हैं कुछ जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर चित्र 12.4 देखोगे, ये पूरा चित्र आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये बॉम्बे
कोलाबा है, बम्बई का कोलाबा जगह है, ये बम्बई कोलाबा। आज पूरा बम्बई यहाँ पर है ना जी। अब बम्बई थोड़ा आगे भी फैला है। देखो किस तरह नेकलेस पॉइंट कैसा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही सब नेकलेस पॉइंट था। अरे इस बम्बई को तो दहेज में दे दिया था यहाँ। अगर जिसको राज ब्रिटेन को जब दहेज में मिला था ना, कौन दिया था? पुर्तगाल लोग दहेज में गोवा दे दी, मतलब गोवा नहीं, मुंबई को दहेज में दे दिया ब्रिटेन के राजा को, लो भाई ले जाओ। तो ये समझ सकते हो हम लोग कैसे इसको फिर जीते होंगे, क्योंकि अपनी संपत्ति थी। तो बम्बई का मानचित्र है, कासल मतलब दुर्ग, ये दुर्ग था एक तरीके से पूरा घेरा हुआ। नमक गोले देखना यहाँ पर कि नमक गोले में घिरा हिस्सा किलाबंद आबादी का अंग था, और बिंदुकित भाग में वे 7 द्वीप दर्शाए गए हैं। बिंदु बिंदु करके वहां पर 7 द्वीप को दर्शाया गया है, जिन्हें भूमि विकास परियोजना के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। देखो यहाँ पर डॉट डॉट करके जोड़ा गया है ना, देखो यहाँ पर डॉट 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 डॉट, 1 2, ठीक है, इधर को 3 4, अब बाकी ये सब पूरा है, एक इधर है। तो ये सब कुछ जोड़ कर नाम यहाँ पर बम्बई बना है जी, इसी तरह थोड़े बना है। आज बम्बई में आपको 1 किलोमीटर जाना होगा ना, तो आपको कई को ब्रिज पार करना होगा, तब आप जा सकते हो, क्योंकि पूरा हर चीज ब्रिज से ही जुड़ा हुआ है। ब्रिज, रोड, बहुत बढ़िया रोड है, हम गए हैं, रोड बहुत अच्छा है उधर का। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए, और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन का काम केवल अपने ही इलाके में होता है, उधर भी होता है, बहुत बढ़िया से होता है, और जहाँ होता है पूरा खोद डालते हैं वो लोग। तो शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों का गिनती की जाती थी कि लोग कितने हैं, तो लोगों की गिनती भी वहां पर चालू थी। 19वीं सदी के मध्य तक, कब? 19वीं सदी के मध्य तक, मतलब करीबन 1900 के करीब में ही ले लेते हैं इतना, पर 1905 1906 में, तो आधा की बात यहाँ पर आ रही है ना। तो 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। आपको पता है कि 1905 में 1900 में जनगणना हुआ था, तो वैसे ही चला था, यहाँ पर जनगणना हुआ उन लोगों का। अखिल भारतीय गणराज्य का पहला प्रयास, समझना यहाँ पर, अखिल भारतीय गणराज्य का पहला प्रयास 1872 में किया गया था। 1872 में किया गया था, मतलब ये सारा बात 1872-71 की बात चल रही है। इसके बाद 1881 से दशकीय, यहाँ पर समझना, दशकीय हर 10 साल में होने वाली जनगणना होती थी। तो 72 में हुआ, 81 में हुआ, और उसके बाद से हर साल 10-10 साल पर होने लगा, चालू हो गया। आज भी वही है, आज भी जनगणना होता है 10 साल के बाद, और बहुत खूब होता है जनगणना यार। जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। क्या बन गई? नियमित व्यवस्था बन गई। और भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं। क्या है? एक बहुमूल्य स्रोत है जो जनगणना के वजह से हमें सामने मिलता है। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। समझना यहाँ पर कि जब भी हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन का ठोस सबूत है हमारे पास। और बीमारियों से होने वाली मौतों का, सारनियों का, जितने भी मौत हुए थे उसका भी लिख कर रखा गया था। और सारनियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है। क्या मिलता है? विशाल भंडार मिलता है। क्योंकि यहाँ पर समझना कि वो लोग सिलसिला, किस सिलसिले में हुआ, क्या हुआ, उम्र क्या थी, लिंग कौन सा था, मर्द की मेहरारू, जाति कौन सा, कौन बिरादरी का, व्यवसाय क्या करता था, उन सब के साथ उनको गिना जाता था। आज भी जनगणना होता है तो उनका पूरा बायोडाटा लिया जाता है, जिनसे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। क्या होता है? सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि ये आंकड़े जो थे भ्रामक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सारे आंकड़े भ्रामक मतलब भड़काने के लिए भी हो सकते हैं। और इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठा किए। ये जितने भी आंकड़े इकट्ठा हुए, रिकॉर्ड है, किसने किया था?
ये भी हमें सोच कर चलना चाहिए आगे, नहीं तो बाद में हम पछताएंगे। और उन्हें क्यों था, समझना यहाँ पर, उन्हें क्यों मतलब इकट्ठा किए, पर क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि क्या मालूम होना चाहिए, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज को मापा गया था और किस चीज को नापा गया था और किस चीज को नहीं मापा गया था, किस चीज को मापा गया और किस चीज को नहीं नापा गया, यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। और नापा गया तो क्यों नापा गया, और नापा नहीं गया तो क्यों नहीं नापा गया, सबके बारे में जवाब कौन देगा, हम देंगे, आप देंगे, या कौन देंगे। आज तो हम लोग के पास वो संपत्ति है, वो धरोहर है कि हम एक से एक ब्रिटेन के लोगों का महल तोड़वा कर उसमें रेलवे स्टेशन चलवाते हैं। क्या चलवाते हैं, रेलवे स्टेशन। भैया हम लोग बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, हम लोग बेइज्जती भी कमजोर नहीं करते, पूरा सीना ठोक के बेइज्जती करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे हम तो जनगणना एक ऐसा साधन थी, क्या था, ऐसा साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को, किसके, आबादी मतलब जनसंख्या के बारे में, किसके, सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील कर देती थी कि इतना ज्यादा जनसंख्या हमारे इलाके में है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे, कई यहाँ पर दिक्कतें भी थी। जितने भी जनगणना थे, जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। मतलब समझना कि जनगणना आयुक्त ने कहां से किसको गिनना है, उन सब की वर्गीकरण यहाँ पर तैयार कर दी थी कि कैसे कैसे सब होगा। और कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था। अतार्किक मतलब जिससे कोई तर्क ना हो, तो अतार्किक होता था इनका, मतलब केवल लिख देते थे अरे इतना लोग होंगे, हट भाई हट, काम खत्म, इतना ही, इतना लोग होंगे, हट भाई हट हट हट, हो गया, हम नहीं करना है आगे का। तो ऐसे ही करते थे वो लोग। तो भैया मतलब हिंदी में इंग्लिश जैसा बोलते थे, हाय गाइनर क्या कहता टोमी। तो ऐसा भैया कौन बोलता है, जिसको बोलने नहीं आता वही बोलता है, हम लोग थोड़े ऐसा बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिवर्तनशील तो हुआ है, और कई बार वर्गीकरण ऐसा हुआ जिसमें परिवर्तन तो लाए गए, बहुत ज्यादा लाए गए, बहुत ज्यादा। और परिवर्तन क्यों ना आए, आना चाहिए ना। और लोगों की परिवर्तनशील और परस्पर काटती, यहाँ पर समझना कि लोगों की परिवर्तनशील और परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ा जाता था। कौन किधर किधर क्या है किसी को जानकारी नहीं थी। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी था, हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे। आज हम उसको आम इंसान की श्रेणी में रखते हैं, समझ रहे हो। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी हो, व्यापार भी हो, व्यापारी भी हो। तो उनके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए। क्या, आम आदमी, हो गया काम खत्म। जो आदमी अपनी जमीन पर खुद खेती करता है, जो भी आदमी अपने जमीन पर खुद खेती करता है और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा। उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी माना जाएगा। जवाब कौन देगा, जवाब हम देंगे, क्योंकि जो बो रहा है तो उसमें किसान है, जो इसने काटा किसान है, जो ट्रैक्टर पर लादा ड्राइवर है, जो बेचने गया व्यापारी है। तो एक ही जिंदगी में सब है, उसी को बोलते हैं आम आदमी। आम आदमी, आम आदमी, जो हम भी हैं, आप भी हैं, और बहुत कोई भी है, सब कमी नहीं है। 95% लोग आम आदमी ही हैं। टेंशन नहीं लेने का, बढ़ते रहो धीरे धीरे आगे। आगे है, बौद्धा लोग जितने भी थे, बौद्धा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर रहे थे। जो जिनको सत्ता चाहिए, पार्टी चाहिए, खुनमुन चाहिए, वो लोग इनकार करते रहते थे। गुलाम समझ लो एक तरीके से, मानसिक तौर पे गरीब, गुलाम, फकीर था सब। या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। काफी अरसे तक वे जनगणना कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि अक्सर सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है, जनगणना करवा रही है कि नया टैक्स लगाएंगे। और ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाने लगे थे, हिचकिचाते थे कि नहीं भैया हम औरतों की जानकारी नहीं देंगे कि हमारे घर में कितने औरत है, कितने मर्द हैं, मर्द केवल लोग कितने हैं, बस
बाकी सब जानकारी नहीं। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहें। यहाँ पर औरतों से यही अपेक्षा आशा किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज लड़कियों के बलात्कार बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए इनसे छुपा कर रखना पड़ा। और जो मुगल मुसलमान हुआ करते थे वो भी लोग बहन बेटियों को इज्जत लूटते थे, इसलिए रेप से बचाने के लिए, बलात्कार से बचाने के लिए उनको घर में छुपा कर रखा जाता था, क्योंकि लोग धरोहर मानते थे। हम तो मानते हैं कि लड़की को इतना मजबूत कर दो ना कि जो आंख उठाए उसके आंख में गोली मार देवे। आंख उठाए 6 गोली मारो दोनों आंख में, 12 गोली, काम खत्म। बदला लो तो पूरा लो, नहीं तो नहीं लो। समझ रहे हो ना बोलना क्या चाहते हैं? मारो तो मारो, डरने का नहीं। तो उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। समझना यहाँ पर कि भीतरी दुनिया में उनको छुपा कर रखा जाएगा और उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि से, मतलब समाज की दृष्टि से सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था कि जो जांच हो रहा है वो सही ही है। ये तो बात थी यहाँ पर। अब क्यों थी? जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी, और शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। और इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारिक बताते थे और उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। कि मजबूरी छोड़ दो, मजबूरी या गरीबी नहीं, वो लोग जो भी पूछता था तो व्यापार बोलते थे, क्योंकि उनको मजदूरी बोलने में शर्म आती थी, इसलिए वो लोग व्यापार बोलते थे कि हम व्यापार करते हैं। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। मृत्यु दर की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। जब आदमी मरता है तो मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। ना मृत्यु ना बीमारी, हम किसी के आंकड़े को इकट्ठा लिख नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग बीमार होते थे, बहुत लोग मर जाते थे। बीमारी पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे कि बीमारी लग गया है मेरे को। और बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टर से कर लिया जाता था, और ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था, इसलिए नहीं लगा पाए। और नहीं लगा पाए तो समझ सकते हो बाहर की जानकारी क्या हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर जानकारी नहीं देगो तो घाव बीमारी बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते लोगों को हो जाएगा, और जिस लोगों से सटोगे उसका भी हो जाएगा। जिस तरह कोरोना किस तरह था, कोरोना में कोई सटता था जल्दी? कोई नहीं सटता था। कहने का मतलब यही है, साफ साफ है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। लोग इसको देखकर गलत ना समझ लें। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावनाएं, चाहे संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से, समझना यहाँ पर कि इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए, और यह समझना चाहिए कि यह संख्याएं एक नहीं बता रही है। ये जितने भी संख्याएं एक नहीं बता रही है, मगर जनगणना और नगरपालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण, मानचित्र और रिकॉर्ड के सहारे औपनिवेशिक शहर का पुराने शहर के मुकाबले ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि सर्वेक्षण हुई अलग बात हो गई, नगर की करो, इलाके करो, चाहे कहीं करो, लेकिन औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहरों के मुकाबले, अब पुराना शहर के मुकाबले ऐसा नया शहर बसा लिए, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये 3 शहर इन लोगों का बहुत बड़ा हो गया, और तीनों का तीनों 3 कोना पर। आज लड़ ले किसी को दम है तो नहीं लड़ पाओगे ना भैया, कहां से लड़ोगे उतना ज्यादा शक्तिशाली आदमी से? डर ही कर छोड़ दोगे। नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं, इसके बारे में देखो। सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास, सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता था, और सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। उस समय तैयार किए गए नक्शे में, जो भी नक्शा तैयार किया गया था, तैयार किए गए नक्शे में हमें काफी सारी जानकारी तो मिली है।
साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। उनके सोच भी बदल जाता है, उनके सोच में भी कुछ ना कुछ उजागर हो जाता है। ये आम भाषा है कि उजागर हो जाता हो। मसलन यहाँ पर बात कर लेंगे तो शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया, क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। छोटे छोटे बस्ती को तो लोग गिने भी नहीं, केवल मारपीट करना जानते थे, गिनना नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि एक बार जिस धंधे में कदम रख दिया उस धंधे से बाहर नहीं निकल सकते। मौत ही चाहिए तो निकल सकते हैं, बिना मौत का कभी नहीं निकल सकते हैं। तो ये सब था कुछ बातें पुराने लोगों की। तो ये सब कोई परिणाम वाली बात नहीं आती है। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो यह मान लिया गया था कि नक्शे पर मौजूद ये जितने भी छोटे छोटे बस्तियां हैं उनका बात भी यहाँ पर नहीं हुआ था। स्थानीय अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध है। जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो जो भी योजना थी शुरू किया गया तो वहां से गरीबों को हटा दिया गया। तो योजना शुरू करने से पहले वहां से गरीब को हटाकर खाली कर दिए जाते थे। आपने बहुत बार फिल्म देखा होगा, किसी गरीब को, पूरा गरीब के टोली को घर से अमीर ज्यादा निकाल कर फेंक रहे हैं। तो ये कोई झूठी बात नहीं थी, आंखों देखी बात थी जो छुपा कर रखता था हर कोई, आज हर कोई बताता भी था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे बदलाव के रुझान क्या क्या थे। ऐसे इस बारे में भी चालू कर सकते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि बदलाव के रुझान क्या थे, बदलाव क्यों आया, कारण क्या था बदलने का, अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा लालच दिया जिसके वजह से ये लोग बिगड़ गए। तो ये सब कारण है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको जो भी डाउट हो, जो भी बेझिझक हमें बता सकते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं वो भी तुरंत कमेंट कीजिए ना भैया। धन्यवाद।